जय हिंद बच्चों, कक्षा छठी की हिंदी की पाठ्य पुस्तिका 11वीं हिंदी पाठमाला के दूसरे पाठ में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपके दूसरे पाठ का शीर्षक है जैसे को तैसा। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पूर्व मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आपका जो पहला पाठ था ठुकरा दो या प्यार करो, बच्चों इसके गृह कार्य में आपको इस पाठ की जो लेखिका है, जो कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका जीवन परिचय भी लिखना है। तो इनके जीवन परिचय को लिखने में आपको कुछ विशेष बिंदुओं को ही लिखना है, जिसे मैं आपके सामने बता देती हूँ। लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन परिचय में आपको इनका जन्म स्थान, इनकी जितनी भी प्रमुख रचनाएं हैं, जितना भी इन्होंने लिखा है, उन कृतियों, उन किताबों, उन रचनाओं के नाम और इनकी मृत्यु, इन्हीं कुल 4 बिंदुओं को आपको लिखना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है बच्चों? जन्म, इनका जन्म कब हुआ। जन्म स्थान मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ, किस जगह पर हुआ। इनके पिताजी का नाम भी आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने जिस जिस किताबों की रचना की है, जिन जिन कविताओं को लिखा है, वो आपको बताना है। और बच्चों, मैं आपको बता दूं कि सुभद्रा कुमारी चौहान की 2 कविताएं जिनकी वजह से इनको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली थी, तो वो कौन कौन सी थी? पहली कविता थी वीरों का कैसा हो वसंत, और एक और कविता थी बच्चों कौन सी? खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है बच्चों, तो इनकी रचनाओं में आप इनके इन 2 कविताओं का भी उल्लेख कर सकते हैं कि ये 2 कविताएं इनकी सबसे ज्यादा सराहनीय थी और इसकी वजह से इनको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली थी। और सबसे अंत में आपको बच्चों लिखना है कि इनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। ठीक है बच्चों, तो आइए अब आपके दूसरे पाठ को पढ़ते हैं। बच्चों, आपके दूसरे पाठ का शीर्षक है जैसे को तैसा। बच्चों, यह पाठ जो है ये 2 मित्रों की मित्रता के विषय में है। 2 मित्र होते हैं, उनकी दोस्ती के संबंध में है, उनकी मित्रता के संबंध में है। तो सबसे पहले तो आपको यह जानना चाहिए कि आपकी पाठ्य पुस्तिका में इस पाठ का संकलन कहाँ से किया गया। संकलन मतलब कहाँ से इस पाठ को लिया गया है 11वीं में। तो इस पाठ का संकलन पंचतंत्र की कथाओं से किया गया है। और पंचतंत्र की कथाओं की रचना किसने की थी बच्चों? पंचतंत्र की कथाओं की रचना पंडित विष्णु शर्मा जी ने की थी। बच्चों, आज से लगभग 2000 साल पहले ईसा पूर्व 2री और 3री शताब्दी में पंचतंत्र नीति कथा की रचना हुई थी। इस पुस्तक की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। इसके रचनाकार पंडित विष्णु शर्मा जी थे और इसमें इन्होंने बहुत सारी नीति कथाओं को लिखा है। नीति कथा का मतलब होता है बच्चों जिन कथाओं से हमें कुछ अच्छी बातें सीखने को मिले। और जब इस ग्रंथ की रचना पूरी हुई थी तब विष्णु शर्मा जी की उम्र क्या रही थी? 80 साल के करीब रही थी। ठीक है बच्चों, तो अब आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। बच्चों, यह पाठ जो है यह 2 मित्रों की मित्रता के संबंध में है। बहुत समय पहले की बात है। एक कस्बा था, वहां एक नादुक नाम का व्यापारी रहता था। यहाँ सबसे पहले बच्चों आपको यह जानना है कि कस्बा किसे कहते हैं। कस्बा देखिए, ना तो पूरे तरीके से गांव होता है, ना ही पूरे तरीके से शहर होता है। थोड़ा गांव सा होता है और थोड़ा बहुत विकास करके थोड़ी शहरीकरण को भी अपनाया रहता है कस्बे में। तो कस्बे में एक नादुक नाम का व्यापारी रहता था। उसे व्यापार में बहुत समृद्धि मिली। समृद्धि मतलब बहुत ज्यादा मान सम्मान, जान पहचान मिली। आसपास के जितने भी इलाके थे वहां पर सबको उसका नाम पता था। समय बदला, कुछ समय बाद उसे व्यापार में घाटा पड़ गया। क्या होता है बच्चों? समय के साथ उसके व्यापार में घाटा होने लगता है, वह कर्ज में डूब जाता है। और नादुक ने भी समझ लिया कि वे उसके दुख के दिन थे। अब नादुक ने क्या समझ लिया कि अब ये जो दिन शुरू हुआ है, जब उसका समय बदलने लगा, उसको व्यापार में घाटा होने लगा, तो वो समझ लेता है कि अब मेरे दुख के दिन आ गए। तो वो कहता है कि हाथ पर हाथ रखकर बैठने से तो कोई लाभ नहीं मतलब कोई फायदा नहीं। तो यह सोचकर वह विदेश जाकर धन कमाने का निश्चय करता है। निश्चय करना मतलब इस चीज को पे अटल रहना कि अब मुझे कहाँ जाना है। वो योजना बनाता है कि मुझे विदेश जाना है और विदेश जाकर ही धन अर्जन करना है। उसने अपना कर्ज चुकाने के लिए सब कुछ बेच दिया, क्योंकि वह व्यापारी था। तो व्यापार करने के लिए उसे बहुत जगह से कर्ज लेने पड़े थे। तो उन सारे कर्ज को चुकाने के लिए उसने अपने घर का सब कुछ बेच दिया। सब कुछ बेचने के बाद उसके पास एक लोहे की बहुत भारी छड़ रह गई। सब कुछ तो नादुक ने बेच दिया विदेश जाने के लिए और कर्जे को उतारने के लिए। अब सब कुछ बेचने के बाद उसके पास बच्चों क्या बच गई? एक लोहे की बहुत भारी छड़। नादुक का एक मित्र था, उसका क्या नाम था बच्चों? लक्ष्मण। हाँ, नादुक का जो मित्र था उसका नाम लक्ष्मण था। यात्रा पर जाने से पहले नादुक अपने मित्र के घर गया।
नादुक की कहानी सुनकर उसका मित्र जो है लक्ष्मण वो बहुत दुखी हुआ। उसने कहा, मित्र मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताओ। वो लक्ष्मण कहता है कि मित्र अगर मैं तुम्हारे मदद के लिए कुछ भी कर सकूं, तुम्हारी मदद किसी भी प्रकार से कर सकूं तो मुझे बताओ। नादुक ने कहा, मित्र मेरे पास एक लोहे की छड़ है, अगर तुम्हें कोई मुश्किल ना हो तो विदेश से वापस आने तक उसे अपने पास रख लो। नादुक कहता है कि कोई समस्या नहीं है मुझे मित्र, सिर्फ तुम इतना करो कि अगर कोई तुम्हें परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है तो मेरे पास एक लोहे का छड़ है, उसे अपने पास रख लो। जब मैं विदेश से वापस आऊंगा तो वो छड़ तुमसे ले लूंगा। लक्ष्मण कितनी बात सुनता है और कहता है कि बस इतनी सी बात, भला इसमें क्या है, तुम अपनी चीज निसंकोच मेरे पास रख सकते। निसंकोच मतलब बिना कुछ सोचे समझे, कुछ भी मत सोचो, इतनी छोटी सी तो बात है, तुम अपनी कोई भी चीज मेरे पास रख सकते हो, जब भी तुम उसे वापस मांगोगे मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। नादुक अपने मित्र को धन्यवाद करता है और उसका आभार मानता है और अपने घर चला जाता है। नादुक क्या करता है, लोहे की छड़ अपने मित्र को दे देता है, उसको धन्यवाद कहता है, उसका आभार मानता मतलब उसका एहसान मानता है और अपने घर चला जाता है। लोहे की छड़ को लक्ष्मण के घर छोड़कर नादुक विदेश यात्रा पर चला गया। अब यहाँ पर क्या होता है, नादुक जो है वो अपनी लोहे की छड़ को लक्ष्मण के घर रख देता है और विदेश यात्रा पर चला जाता है। कई वर्षों तक नादुक ने देश विदेश की यात्रा की और जगह जगह जाकर व्यापार किया। उसका भाग्य अच्छा था, व्यापार चल निकला। क्या होता है, बहुत वर्षों तक नादुक क्या करता है, अलग अलग देशों में यात्रा करता है और व्यापार करता है। कुछ समय बाद क्या होता है, उसका भाग्य बहुत अच्छा था तो उसका व्यापार फिर से आगे बढ़ जाता है और कुछ समय बाद वह फिर से धनवान हो जाता है। धनवान होने के बाद अपनी सारी संपत्ति दौलत लेकर वह स्वदेश लौट आता है। स्वदेश मतलब बच्चा, स्व मतलब अपना, देश मतलब अपना देश, अपनी जन्मभूमि। तो वह अपनी सारी दौलत लेता है, अपने घर, अपने जन्मभूमि पर, अपने देश लौट आता है। उसने एक नया मकान खरीदा, एक बार फिर ठाट बाट से अपना कारोबार चलाने लगा। यहाँ पर आता है, फिर एक नया मकान खरीदता है, बड़े ही ठाट बाट के साथ अपना पूरा व्यापार कारोबार चलाने लगता है। कुछ समय बाद वह अपने मित्र लक्ष्मण से मिलने जाता है। नादुक को देखकर लक्ष्मण बहुत खुश होता है, वह उसे प्रेम पूर्वक अपने घर में बिठाता है। नादुक ने उसे अपनी यात्रा और बच्चों, नादुक जब व्यापार से अपनी यात्रा से लौटता है तो वह लक्ष्मण से मिलने जाता है। लक्ष्मण को यात्रा और व्यापार का सारा हालचाल सुनाता है। चलते समय उसने लक्ष्मण से कहा, चलते समय नादुक क्या कहता है, लक्ष्मण से कहता है, मित्र मैं यहाँ पर आ ही गया हूं तो सोचता हूं कि अपनी लोहे की छड़ भी लेता जाऊं, और आपको भी बहुत दिन हो गए उसकी रखवाली करते हुए। नादुक की बात सुनकर अब जब ये नादुक अपनी छड़ मांगता है तो लक्ष्मण क्या करता है, अपना सिर खुजलाने लगता है और ऐसी सूरत बना लेता है कि जैसे वह बड़ा ही चिंतित हो, क्योंकि उसके मन में बेईमानी आ गई थी। वह चाहता ही नहीं था कि छड़ दे, क्योंकि लोहे की उस छड़ को बेचकर उसे अच्छा पैसा मिल सकता था। तो उसने नादुक से कहा, मैंने तुम्हारी लोहे की छड़ को बहुत संभाल कर गोदाम में रख दिया था, लेकिन दोस्त एक दिन जब मैं गोदाम में गया तो मैंने देखा कि दुष्ट चूहों ने सारी छड़ को कुतर कर खा डाली थी। अब मैं क्या करूं, दुर्भाग्य से ऐसी छड़ बाजार में भी मिलनी बहुत मुश्किल है, वरना मैं तुम्हें खरीद कर वापस कर देता। अब मैं उसके बारे में आपसे क्या कहूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो जब उसने बताया कि वो जो छड़ है, जब नादुक ने छड़ मांगा तो लक्ष्मण के मन में बेईमानी आ गई। वह यह सोच रहा था कि अगर इस छड़ को मैं बाजार में बेच दूं तो मुझे तो बहुत सारा धन मिल जाएगा, बहुत सारे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तो वो चाहता ही नहीं था कि नादुक को वो छड़ वापस करे। तो वो क्या बहाना बना देता है बच्चों, कि चूहे जो है वो सारे लोहे के छड़ को कुतर गए हैं, अगर बाजार में भी ऐसी छड़ मिलती तो मैं तुम्हें खरीद कर दे देता। अब मैं क्या कहूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बच्चों, लक्ष्मण की यह बात सुनकर नादुक कहता है कि अब इसमें इतनी दुखी होने की क्या बात है, अगर लोहे की छड़ को चूहे खा गए तो इसमें तो तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है, चलो छोड़ो, जो गया सो गया। और वह उठ जाता है और अपने घर जाने लगता है। फिर अचानक वह रुकता है और रुककर कहता है कि अरे मित्र, मैं जिस यात्रा पर गया था तो वहां से मैं तुम्हारे लिए भी बहुत सारा उपहार लाया हूं, तो यदि तुम अपने लड़के रामू को मेरे साथ भेज दोगे तो मैं उसी के हाथ तुम्हारा उपहार भी भिजवा दूंगा। लक्ष्मण जो है यहाँ पर, उसने तो अपनी चतुराई दिखाई थी। उसने क्या बोला था कि लोहे के छड़ को कौन खा गया है बच्चों, चूहा। तो उसे यह लग रहा था अब कि मैं तो अपनी चोरी में सफल भी हो गया, और दूसरी बात, मैंने तो अपनी झूठी बातों का यकीन भी, विश्वास भी करा दिया किसको, नादुक को। तो और तीसरी चीज, उसको इस बात की क्या खुशी हुई कि उसको तो उपहार भी
मिलेगा तो उपहार देखने के लिए उत्सुक था। उत्सुक मतलब बहुत ज्यादा चाहता था कि जल्दी से जल्दी उपहार को देखे। तो वो क्या करता है, बिना कुछ सोचे ही अपने बेटे रामू को बुलाता है और नादुक के साथ भेज देता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो अपने बेटे रामू को नादुक के साथ भेज देता है। नादुक उसके पुत्र को लेकर चला जाता है। अब क्या करता है, नादुक रामू को लेकर घर जाता है और उसे बहलाकर फुसलाकर तहखाने तक ले जाता है। फिर वो क्या करता है, रामू को उसी तहखाने में छोड़ देता है और दरवाजा बंद करके बाहर से ताला लगा देता है और चुपचाप अपने काम धंधे में लग जाता है। शाम को जब रामू लौट कर नहीं आता है तो उसके पिता लक्ष्मण को उसकी बड़ी चिंता होने लगती है। वह नादुक के घर जाता है और नादुक से कहता है, भाई मेरा लड़का तो लौटकर ही घर नहीं आया। नादुक ने दुखी चेहरा बनाकर कहा, क्या बताऊं दोस्त, जब हम दोनों तुम्हारे घर से हमारे घर आ रहे थे तो अचानक एक बाज ने नीचे झपटा और मेरे कुछ करने से पहले ही रामू को लेकर उड़ गया। अब यह बात सुनकर तो लक्ष्मण चिल्लाने लगता है। चिल्लाकर कहता है, झूठ, एकदम झूठ, तुम्हें झूठ बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं आती। तो लक्ष्मण भी चिल्लाता है। लक्ष्मण कहता है कि कहीं एक बाज 15 वर्ष के लड़के को लेकर उड़ सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो। फिर तो उन दोनों में जोर जोर से तू मैं होने लगती है। उन दोनों के जो झगड़े होते हैं इसको सुनकर चारों ओर से लोग दौड़े हुए आते हैं और उनके आसपास बहुत भीड़ जमा हो जाती है। उन्होंने उन दोनों के बीच फैसला करवाने की कोशिश की। जो लोग इनका झगड़ा सुनकर दौड़कर आते हैं वो लोग कोशिश करते हैं कि इनके बीच ये जो भी है, जो विवाद है, इसका फैसला कर दिया जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता है। तो अंत में वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कहते हैं कि चलिए न्यायालय चलते हैं, न्यायालय में ही जाकर अब सच का सच और झूठ का झूठ होगा। तो वो दोनों न्यायालय जाते हैं और वहां पर न्यायाधीश मतलब जज के सामने पहुंचते हैं। तो लक्ष्मण जो है वो सबसे पहले जोर जोर से चिल्लाकर कहता है, हुजूर, इस आदमी ने मेरा बच्चा चुरा लिया है, कृपा करके मुझे मेरा बच्चा वापस दिला दीजिए। न्यायाधीश जो है, जज जो नादुक से पूछते हैं, भाई क्या तुमने इनका बच्चा चुराया है? नादुक जवाब देता है, श्रीमान यह मैं कैसे कर सकता हूँ, उसे तो मेरी आंखों के सामने एक बाज उठा कर ले गया। नादुक क्या कहता है कि मैं तो ऐसा कुछ नहीं करता, जो एक बाज आया उड़ते हुए और वो नादुक के बेटे रामू को उठा कर लेके चला गया। न्यायाधीश जो है, जज है, वो बहुत ही क्रोध से कहते हैं, तुम झूठे हो, एक बात बताओ, एक बाज एक लड़के को लेकर उड़ सकता है? नादुक ने विनीत होकर कहा, हुजूर यह संभव है। अगर लक्ष्मण के गोदाम में एक भारी भरकम लोहे की छड़ को चूहे खा सकते हैं तो एक बाज लड़के को क्यों नहीं उठाकर लेके जा सकता? जब नादुक यह बात कहता है तो न्यायाधीश बड़े चकित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है। वह नादुक की पूरी कहानी को जानने के भी उत्सुक हो जाते हैं। उनको इच्छा हो जाती है कि अब चलो, अब तो मैं तो तुम लोगों की पूरी कहानी सुनो। नादुक ने लोहे के छड़ का सारा किस्सा सुनाया। इस कहानी को सुनकर न्यायाधीश ने लक्ष्मण को आज्ञा दी कि तुरंत नादुक को उसकी छड़ लौटाओ और नादुक ने कहा कि लक्ष्मण को उसका बेटा वापस कर दो। इस फैसले से नादुक और लक्ष्मण दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं और वे लोग प्रसन्नता पूर्वक न्यायाधीश की आज्ञा का पालन भी करते हैं। बच्चों, आपने यहाँ पर क्या देखा अंत में कि नादुक को पता चल जाता है कि लक्ष्मण जो है उसके मन में लालच आ गया, वह मेरी लोहे की छड़ को देना नहीं चाहता है। तो वह सोच समझ से क्या करता है, रामू को ले जाता है और रामू उनको छुपा लेता है। और न्यायाधीश के सामने क्या कहता है कि बाज आया और रामू को उठाकर लेकर चला गया। तो फिर न्यायाधीश सारा मामला समझते हैं और अंत में वह क्या आज्ञा देते हैं कि दोनों एक दूसरे को उसकी चीजें वापस कर दो। और क्या होता है अंत में, दोनों ही मित्र एक दूसरे को उसकी चीजें वापस कर देते हैं। नादुक जो है उसको लोहे की छड़ मिल जाती है और लक्ष्मण को उसका बेटा रामू मिल जाता है। बच्चों, इस कहानी का संकलन पंचतंत्र से किया गया है, पंचतंत्र की कहानियों से। तो बच्चों, इस कहानी में हमने क्या सीखा? तो इस कहानी में हमने यह सीखा कि जो मित्रता होती है वह बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। हमें अपने मित्रों से किसी भी प्रकार का लोभ, धोखा, ऐसी चीजें नहीं देनी चाहिए। हमें तो अपने मित्रों की बुराई करने से भी बचना चाहिए। और साथ ही साथ अगर मित्रता में बच्चों लोभ और लालच आ जाए तो फिर वो मित्रता कैसी? बच्चों, मैं आप सभी को बता दूं कि हम सभी, अगर हमारा कोई भी एक मित्र है, सबके एक मित्र होते हैं, आप सभी के भी होंगे बेस्ट फ्रेंड्स, तो हमें क्या अपनी मित्रता को कैसे निभाना चाहिए? कृष्ण और सुदामा की मित्रता के तरह आप लोगों को पता ही होगा कि कृष्ण जो होते हैं उनको द्वारिका नगरी मिलती है शासन करने के लिए, और सुदामा जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गरीब होते हैं। लेकिन जब सुदामा कृष्ण के पास जाते हैं
तो कृष्ण उनकी बहुत तरीके से मदद भी करते हैं, बहुत ही आदर और सम्मान के साथ अपनी दोस्ती को निभाते भी हैं। वे एकदम भूल जाते हैं कि वे कितने अमीर हैं, वे राजा हैं और सुदामा तो एक गरीब ब्राह्मण है। ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने मित्रों की सहायता करनी चाहिए। किसी भी लोभ लालच में पड़कर अपनी मित्रता को कलुषित या खराब या कलंकित नहीं करना चाहिए। हमें अपने स्वार्थ से बचकर अपने स्वार्थ को परे रखकर, अपने स्वार्थ से बचकर अपने मित्रों के साथ रहना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए और निस्वार्थ भाव से अपनी मित्रता को निभानी चाहिए। अच्छा बच्चों, आइए अब इस पाठ के गृह कार्य की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, हम सभी ने यह पूरा पाठ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया, तो अब बारी है गृह कार्य की। तो मैं आप सभी को इस पाठ से संबंधित गृह कार्य दूंगी। सबसे पहला गृह कार्य है इस पाठ के शब्दार्थ। ठीक है बच्चों, तो पहला शब्दार्थ है समृद्धि। समृद्धि का मतलब होता है उन्नति। निसंकोच मतलब बिना कुछ सोचे, बिना किसी संकोच के। आभार का मतलब होता है उपकार मानना, एहसान मानना। व्यापार का मतलब होता है व्यवसाय, बिजनेस। कारोबार का मतलब होता है कामकाज, बिजनेस, ऑक्यूपेशन कह सकते हो आप इसको। इसके बाद होता है दुर्भाग्य, बुरा भाग्य, भागा, मंद भाग्य, तहखाना, जमीन के नीचे बना हुआ एक कमरा। ठीक है। न्यायाधीश, झगड़ों का फैसला करने वाला अधिकारी, जज। ठीक है। विनीत का मतलब होता है सुशील और शिष्ट, पोलाइट, हम्बल, उसको हम हिंदी में विनीत कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको गृह कार्य में क्या करना है, ये सारे शब्दार्थ करने, बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी फेयर की कॉपी में इसको लिखना है और इसके बाद हमको प्रश्न उत्तर करने हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न उत्तर के पहले भाग में क में कुल 5 प्रश्न है, तो इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको कम से कम शब्दों में देने हैं। क का पहला प्रश्न है, नादुक ने विदेश में जाकर धन कमाने का निश्चय क्यों किया? तो नादुक ने विदेश में जाकर धन कमाने का निश्चय इसलिए किया क्योंकि देश में उसका व्यापार नहीं चल रहा था। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न है, विदेश से लौट आने के बाद नादुक लक्ष्मण से मिलने क्यों गया? तो विदेश से लौटने के बाद नादुक लक्ष्मण से मिलने गया ताकि वह अपने लोहे की छड़ उससे ले सके। ठीक है। लक्ष्मण ने नादुक को लोहे की छड़ वापस क्यों नहीं लौटाई? क्योंकि लक्ष्मण के मन में लालच आ गया था, वह यह सोच रहा था कि इस लोहे के छड़ को बेचकर उसे अच्छे पैसे मिल सकते हैं। चौथा प्रश्न है, लक्ष्मण ने अपने पुत्र रामू को नादुक के साथ क्यों भेज दिया? तो लक्ष्मण ने अपने पुत्र रामू को नादुक के साथ इसलिए भेज दिया क्योंकि उसे यह लग रहा था कि उसका जो झूठ है वह नादुक समझ नहीं पाया है और वह उसके झूठ पर यकीन भी करने लगा है। साथ ही साथ लक्ष्मण को नादुक ने क्या कहा था कि मैं तुम्हारे लिए उपहार लाया हूं, तो लक्ष्मण यह चाहता था कि अपने उपहार को जल्द से जल्द देखे, इसलिए उसने अपने पुत्र को नादुक के साथ भेज दिया। 5वां प्रश्न है, नादुक रामू को बहला फुसलाकर कहाँ ले गया? तो नादुक रामू को बहला फुसलाकर अपने तहखाने में ले गया। अब ख का पहला प्रश्न है, तो बच्चों ख के जो प्रश्न है 5 प्रश्न है, इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको थोड़े विस्तार पूर्वक देने। ठीक है बच्चों, तो विदेश जाने से पहले नादुक लक्ष्मण के पास क्यों गया? तो विदेश जाने से पहले नादुक लक्ष्मण के पास इसलिए गया ताकि वह अपने लोहे की छड़ उसके पास सुरक्षित रख सके और उसने यह भी कहा कि आप मेरे लोहे की छड़ को अपने पास रख लीजिए, जब मैं विदेश से वापस अपने देश आऊंगा तो आपसे यह लोहे की छड़ ले लूंगा। लोहे की छड़ को चूहे द्वारा खा लिए जाने की बात सुनकर भी नादुक ने विरोध क्यों नहीं किया? हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जब लक्ष्मण ने कहा कि नादुक तुम्हारे लोहे की छड़ को तो चूहे कुतर कुतर कर खा गए, तो इस बात को सुनकर नादुक ने विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि वह समझदारी और सूझबूझ के साथ अपनी लोहे की छड़ को निकालना चाहता था। अगर वो वहीं पर झगड़ा और शोर मचाना शुरू कर देता तो अगले दिन लक्ष्मण उस लोहे की छड़ को छुपा भी सकता था या फिर ये भी कह सकता था कि लोहे की छड़ है ही नहीं, तो अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया नादुक ने और कोई भी विरोध उस समय नहीं किया। ठीक है। नादुक और लक्ष्मण के बीच झगड़ा क्यों हुआ? तो बच्चों नादुक और लक्ष्मण के बीच झगड़ा इसलिए हुआ कि जब नादुक ने कहा कि तुम्हारे बेटे रामू को तो एक बाज झपट्टा मारकर ले गया, तो लक्ष्मण को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, विश्वास ही नहीं होता। तो इस बात पर इन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ, तो बाकी सारे लोग भी वहां पर इकट्ठे हो गए। न्यायाधीश ने नादुक पर क्रोध क्यों किया? न्यायाधीश ने नादुक से पूछा कि तुमने लक्ष्मण के बेटे रामू को इसे वापस क्यों नहीं कर रहे हो? तो नादुक क्या कहता है? नादुक कहता है कि हुजूर मैं उसको वापस कैसे करूं, उसे तो बाज उठाकर ले गया। तो क्योंकि बाज एक बच्चे को उठाकर नहीं ले सकता है, तो इस बात को नादुक द्वारा सुनकर न्यायाधीश को नादुक पर बहुत अधिक क्रोध आया। 5वां प्रश्न है, नादुक और लक्ष्मण की बातें सुनकर न्यायाधीश ने क्या फैसला सुनाया? जब नादुक ने न्यायाधीश से कहा कि लक्ष्मण के पुत्र को बाज उठाकर ले गया, तो
न्यायाधीश को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ है, विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने पूरी बात नादुक से कहा कि अपना पूरा किस्सा सुनाओ। जब नादुक ने अपना पूरा किस्सा सुना दिया तो न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया कि तुम दोनों अपने अपने घर जाओ और नादुक तुम लक्ष्मण को उसका पुत्र वापस कर दो और लक्ष्मण तुम नादुक की लोहे की छड़ उसको वापस कर दो। अच्छा बच्चों, पहले पाठ के दूसरे भाग में भी मैंने सभी प्रश्नों को आपके साथ सामने पढ़ा और साथ ही साथ उसके उत्तर भी बताए हैं बोलकर, है ना बच्चों, जिससे कि आपको इसके उत्तर लिखने में सुविधा हो। तो ठीक उसी प्रकार आपको दूसरे पाठ के भी सभी प्रश्नों के उत्तर कर लेने हैं, शब्दार्थ कर लेने हैं और इस पूरी पाठ को घर में पढ़ना भी है। ठीक है बच्चों, और इस पाठ को पढ़ने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो हम तीसरे पाठ के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद बच्चों।